नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सुरभि आपके सामने लेकर आई हूँ हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान के इतिहास की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। बहुत ही एक शानदार टॉपिक है राजस्थान के किसान आंदोलन, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और किस तरीके से किसानों ने जो जंग लड़ी अपने अधिकारों के लिए, उस पर बनी है ये कहानी। चलिए शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के इतिहास का इस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को। शुरुआत हुई थी यहीं से कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज नहीं आए थे, उसके पहले किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी। यानी किसान मेहनत करता था और अपनी मेहनत का पैसा ले जाता था और बाकी जो बचता था वो पूरी जनता में, यानी कि जो जागीर होते थे, उनके शासक होते थे, उनको दे दिया जाता था। बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही किसी मूवी के अंदर किसी विलेन की एंट्री होती है और पूरा मामला गड़बड़ा जाता है, वैसे ही हमारे राजस्थान में एंट्री हुई थी इन अंग्रेजों की। अंग्रेजों के आने से पहले राजस्थान में जो किसान होते थे बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन जी रहे थे, ठीक है। और बहुत ही जो हमारे शासक होते थे वो, और जो जागीरदार होते थे या जो सामंत होते थे, उनके प्रति भी बहुत ही अच्छी तरीके से सम्मान था। यानी कि जो पाश्चात्य दृष्टिकोण चल रहा था, एक जो पाश्चात्य संस्कृति चल रही थी, उस तरीके से हमारे जो रीति रिवाज चल रहे थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे थे। फिर हमारे यहाँ एंट्री हुई अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए तो उस समय क्या हुआ, हमारे जो शासक हुआ करते थे वो और हमारे जो सामंत हुआ करते थे उनको उन्होंने पाश्चात्य जो संस्कृति थी वहाँ से हटाकर एक आधुनिकता की तरफ, उनका जो मानसिक संतुलन तो था वो बिल्कुल आधुनिकता की तरफ वो ले गए। अब उन्होंने ये सब कुछ कैसे किया, उन्होंने इस तरीके से किया कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो अजमेर में, यानी कि शुरुआत होती है अजमेर से। अजमेर में उन्होंने क्या किया, मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो कॉलेज की स्थापना करने से क्या हुआ, आधुनिकता का जन्म हुआ। क्योंकि वहां पे जो जितने भी सारे शिक्षक होते थे वो आए हुए थे सारे विदेश से। अब क्योंकि विदेश से जो शिक्षक आएगा तो वो क्या पढ़ाएगा, आपको सारी विदेशी कल्चर पढ़ाएगा, यानी विदेशी रीति रिवाज पढ़ाएगा आपको सारे ही। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे राजा महाराजाओं के जो बच्चे थे वो अंग्रेजी बोलना चालू किए, उनके जो रीति रिवाज थे वो बिल्कुल बदल गए। उन्होंने हमारी जितनी भी पाश्चात्य संस्कृति थी उससे पीछे हटकर यानी आधुनिकता को अपना लिया। अब जब उन्होंने आधुनिकता को अपना लिया तो उनकी जो रहन सहन था, यानी उनका जो लाइफ स्टाइल था, वो भी बिल्कुल आधुनिक तरीके से हो गया। अब जब किसी इंसान के पास पैसा आ गया, सुरक्षा आ गई और एक आधुनिकता की तरफ वो बढ़ने लगे, यानी कि उनको लगा कि हम जब आधुनिक हो रहे हैं तो यानी कि अब हम बिल्कुल अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जब उनके जीवन में तो आधुनिकता आ गई, लेकिन उन्होंने सारा अत्याचार किस पे किया, किसानों पर। अब किस तरीके से अत्याचार किया, उस समय क्या होती थी, दो तरह की भूमि होती थी। एक भूमि का नाम होता था खालसा, एक का नाम होता था जागीर। एक भूमि का नाम होता था खालसा। ये खालसा जो भूमि होती थी वो सीधे शासकों के नियंत्रण में होती थी। ये जो खालसा भूमि होती थी वो सीधे शासकों के नियंत्रण में होती थी, ठीक है। और एक भूमि जो होती थी जागीर, जिसको वो सीधे सामंतों के नियंत्रण में होती थी। एक भूमि होती थी जागीर, वो सीधे किसके नियंत्रण में होती थी, सामंतों के। ये भूमि सीधे सामंतों के नियंत्रण में होती थी। अब जो भूमि सामंतों के नियंत्रण में होती थी उसी पे किसान करता था खेती, ठीक है। जो भूमि सामंतों के नियंत्रण में होती थी उसी भूमि पर किसान खेती करता था। किसान इसके बदले, यानी कि किसान जिस भूमि पर खेती करता था, फसल उगाता था, उसके बदले किसान क्या करता था, एक कर देता था जिसको लाल बाग कर कहा जाता था। यानी कि इनकी जो भूमि होती थी उस पर किसान करता था खेती और इनसे ये लेता था लाल बाग, ठीक है। ये कर का नाम है, लाल बाग करके कर है। अब लाल बाग देने के बाद भी किसान क्या करता था, जो कुछ फसल होती थी वो अपना हिस्सा कुछ रख लेता था जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके, ठीक है। और बाकी जो होता था वो सामंतों को दे देता था, तो सामंत उससे जो भी व्यापार करना चाहे वो व्यापारिक फसल बन जाती थी। यहाँ तक तो हुई एक बात। लेकिन उसके पहले क्या होता था, जब अंग्रेज नहीं आए थे उसके पहले बहुत बार जैसे कभी ऐसा होता था कि किसानों की फसल नष्ट हो गई, या कोई अकाल पड़ गया, या टिड्डे खा गए, या कोई जीव जंतु इस वजह से फसल नष्ट हो गई, कभी सूखा हो गया, कभी बाढ़ हो गई, या कभी फसल ही ना उग पाई हो। इस परिस्थिति में क्या होता था कि जो सामंत होते थे वो अपना दृष्टिकोण थोड़ा सा उदार रखते थे, यानी कभी उनका कर भी माफ कर दिया जाता था। लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद में, यानी अंग्रेजों की जब एंट्री हुई थी इंडिया में, राजस्थान में, उसके बाद क्या हुआ था कि बिल्कुल भी मतलब किसानों की जो उदार प्रवृत्ति थी वो एक तरीके से खत्म हो गई थी। किसानों के प्रति बिल्कुल भी उदार दृष्टिकोण जो था वो बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो गया था। अब ये क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो सामंत और शासक जो हुआ करते थे इनको
एक अलग ही नए रंग में यानी कि एक नए आधुनिकता में उनको ढाल दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया, इन दोनों के लिए सुरक्षा और जितनी भी विलासिता की वस्तुएं जो थी वो उपलब्ध करवाई, यानी कि इनको अपने अधीन बनाया। इनके लिए सुरक्षा और आधुनिकता, सुरक्षा और आधुनिकता, ये चीज इनके लिए महत्वपूर्ण करवाई। किसने, ये जो इनका माइंड सेट था वो किसने करा था, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया कि विदेशों से जितने भी बाहरी या आक्रमण जो होते थे उनसे इनको सुरक्षा दिलवाई। तो इस वजह से ये क्या हो गए, बिल्कुल तो एक तरीके से सिक्योर हो गए। दूसरा, जितनी भी आधुनिकताएं थी शिक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, और आधुनिकता की जितनी भी वस्तुएं हुआ करती थी, विलासिता की वस्तुएं, जिससे इनकी आवश्यकताओं की सभी पूर्ति हो सके, तो इन सब चीजों को उपलब्ध करवाया अंग्रेजों ने, क्योंकि इनको अधीन बना सके। जब इनको अधीन बनाया तो इन पर कौन ध्यान देगा। अब इनको हर चीज जब अंग्रेजों से मिल रही है तो इनको किसानों की जरूरत नहीं थी, यानी कि किसानों से सिर्फ अत्याचार ही किए जा रहे थे। यानी कि एक तरह से किसान फसल उगाते, मेहनत करते, पूरे दिन गधा मजदूरी करते और फसल उगाते, और उसके बाद सारा कर किसको दे देते थे, सामंतों को दे देते थे। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले यानी कि अंग्रेज जब आए थे उसके पहले तो हुआ करता था कि थोड़ा बहुत कभी इन पर दया कर दी जाती थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद तो इनसे बिल्कुल ही ध्यान हट गया, यानी एक तरीके से इनके ऊपर इतने अत्याचार होने लगे कि इन्हें आंदोलन करना पड़ा। ये तो हुई एक बात। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि जब हमारे यहाँ पर किसान जैसे कभी फसल उगाते थे तो उनसे लाल बाग तो लिया ही जाता था, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कर ऐसे होते थे जो इनसे लिए जाने लगे। तो जब किसान जितना भी कमाता था तो वो पूरे दिन भर मजदूरी करता, और आखिर में जब वो अपने परिवार का भी पेट नहीं पाल पाता तो उसको इस चीज़ का बहुत ही नुकसान होता, इस चीज़ का उसको बहुत ही दुख होता। और इस वजह से सभी किसानों ने मिलकर जो आंदोलन किया था उसी को बोला जाता है किसान आंदोलन। तो अब हम जो शुरुआत करते हैं वो, वैसे तो मेवाड़, मारवाड़ और शेखावटी क्षेत्रों में सब जगह किसान आंदोलन हुए थे, लेकिन जो मेन किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो शुरुआत होती है बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन की वर्बली मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ कि बिजोलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी। इसका जो समय चला था, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का जो समय था वो था 1913 से 1922 तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड में बिजोलिया किसान आंदोलन चला। सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था 1913 में, वो किया था साधु सीताराम दास ने। ठीक है, साधु सीताराम दास के बाद 1915 में उन्होंने विजय सिंह पथिक से आग्रह किया कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जो कार्य है वो आप संभालें। और विजय सिंह पथिक बहुत ही एक जो बोला जाता है ना, बहुत ही उत्तेजित प्रवृत्ति के थे, यानी कि बहुत ही एक्टिव पर्सन जिसको बोला जाता है, वो इस तरीके के आदमी थे। इसलिए साधु सीताराम दास ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जो कार्य था वो किसको, विजय सिंह पथिक को संभाला दिया। अब ये जो आंदोलन था ये किसके विरुद्ध था, ठीक है ना, ये जो सामंत इनसे कर लेते थे उसके अलावा जो इनसे बेगार करवाते थे, तो ये उस बेगार प्रथा और जो अतिरिक्त कर लिए जाते थे उसके विरुद्ध ये किया गया था। अब देखिएगा, अब यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहले 1913 से 1922 ही मैंने आपको बता दिया, साधु सीताराम दास ने सबसे पहले इसकी जो भूमिका बांधी थी वो साधु सीताराम दास ने बांधी थी। उसके बाद विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व किया, है ना। उसके बाद क्या होता था, इसका मेन मुद्दा ये था कि जागीरदारों के द्वारा जनता से, यानी किससे, बिजोलिया की जनता से, उनसे लिया जाता था कर के बाद में अन्य कर। इस अन्य कर को ही बोला जाता था लाल बाग। ठीक है ना, लाल बाग, इस अन्य कर को ही बोला जाता था लाल बाग। इसके अलावा शादी समारोह हो गए या उनके बच्चों के कुछ मुंडन हो गया या बेटी के जन्म पर या बेटे के जन्म पर, और कभी कभी किसी लड़की के लिए कोई लड़का देखने जा रहे हैं, वो लड़का पसंद आ गया तो उसके ऊपर भी उनको कर देना पड़ता था। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों में उनको कर देना पड़ रहा था। तो अब इससे क्या हुआ कि किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया, दुखी हो गया, तो उससे आंदोलन तो करना ही पड़ा।
नेक्स्ट बात यहाँ पर आती है कि जब बिजोलिया के किसान आंदोलनों ने जब बिजोलिया के जो किसान आंदोलन चल रहा था उस समय उन्होंने शुरुआत कहाँ से की कि उन्होंने पूरे 1 वर्ष तक कर देना बिल्कुल बंद कर दिया, बेगार देना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, यानी किसी भी तरीके की उन्होंने फसल के लिए कर देना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो क्या हुआ, आंदोलन को थोड़ा सा और जोर पड़ा, यानी आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो गया। इस तरीके से जब उनके वहाँ पर जागीरदारों ने उनको किसी भी तरीके की मतलब इस चीज़ के आंदोलन ख़त्म करने के लिए बोला तो किसानों ने इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर दिया, यानी कि उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया इस चीज़ से कि अब हम किसी भी तरीके का कर नहीं देंगे। क्योंकि उसके पहले तो क्या होता था कि जब किसान कर नहीं देता था तो उसे बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती थी, यानी कि उनको बहुत सारे शारीरिक दंड देना पड़ता था, यानी किसी भी तरीके के कर के लिए अगर वो मना कर दे तो उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब किसान बिल्कुल उनका जो एक तरीके से उनकी सहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई तो उन्होंने इस आंदोलन को करना ही ज़्यादा उचित समझा। तो उन्होंने जब बिल्कुल भू राजस्व देना बंद कर दिया तो उस समय उनका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया। और फिर 1915 में उन्होंने चित्तौड़ में विजय सिंह पथिक से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा है और उसके नेतृत्व करने के लिए उन्होंने विजय सिंह पथिक से आग्रह किया और विजय सिंह पथिक भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल राजी हो गए। अब जैसे ही विजय सिंह पथिक से मिले तो सभी किसानों में ये था कि हमें एक बहुत ही वीर और शक्तिशाली और ऐसा नेता मिल गया है जो इस बिजोलिया किसान आंदोलन का एक बहुत ही अच्छा परिणाम लेकर आएगा। तो उस समय क्या हुआ कि जो विजय सिंह पथिक थे वो बहुत ही साहसी, यानी कि एक युवा तो थे ही उस समय, लेकिन उनमें साहस इतना था कि सभी किसानों में एक बहुत ही संतोष हुआ। फिर जब क्या हुआ कि 1916 में मन्ना लाल की अध्यक्षता में, मन्ना लाल भी उस समय बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए ही कार्य कर रहे थे, तो मन्ना लाल की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। किसान पंच बोर्ड की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि किसानों ने साफ इनकार कर दिया था कि अब हम बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जो जागीरदार होते हैं उनसे किसी भी तरीके का प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखना चाहते हैं। जो भी बात होगी वो किसान पंचायत के जो भी बात होगी वो कहाँ होगी? किसान पंचायत के थ्रू ही होगी, यानी किसान पंचायत बैठेगी और उन्हीं के द्वारा जितनी भी बातें होगी वो सब किसान पंचायत के द्वारा होगी। जागीरदारों को अगर अपने पक्ष में भी कुछ कहना है तो वो यहीं पर आकर कहेंगे, और जो हमारे किसानों को अगर अपनी कोई बात रखनी है तो वो भी इनके थ्रू ही रखी जाएगी। यानी प्रत्यक्ष रूप से जागीरदारों से बिल्कुल संबंध तोड़ दिया था उन्होंने। अब उन्होंने बिल्कुल किसी भी तरीके से कर देना या सहयोग देना या किसी भी तरीके का युद्ध ऋण देने से भी उन्होंने मना कर दिया कि अब हम 1 रुपया भी किसी जागीरदार को या किसी भी सामंत को नहीं देना चाहते हैं। ये बात हुई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, आंदोलन और ज़्यादा उग्र होता गया। अब इस आंदोलन से क्या हुआ कि जो हमारे ब्रिटिश थे उन्होंने भी हमारे जो राजा महाराजा होते थे उन तक भी एक खबर पहुंचा दी कि अब जो हमारे बिजोलिया के किसान जो है वो इतने उग्र हो चुके हैं और बात इतनी बिगड़ चुकी है कि जो रूसी क्रांति हुई थी, जो रूसी सशस्त्र क्रांति हुई थी, उसी तरीके की क्रांति के लिए हमारे बिजोलिया के किसान जो है वो तैयार हैं। तो इस तरीके से उस समय तो क्या हुआ कि राजा महाराजा बिल्कुल चुप बैठे रहे। इसलिए चुप बैठे रहे क्योंकि वो अगर कुछ बोल जाते तो हमारे ब्रिटिशर्स जो थे वो उनकी भी रोजी रोटी बंद कर देते, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के तो अधीन हो गया था। तो इसीलिए तो हमारे किसानों पर इतनी मुसीबत आई थी। तो इस वजह से ज़्यादा कुछ परिणाम निकला नहीं, और परिणाम ये निकला कि उस समय विजय सिंह पथिक को भी गिरफ्तार करने की बात चल रही थी। तो विजय सिंह पथिक क्या करे कि गिरफ्तार होने के डर से वहाँ से वो चले गए। अब वहाँ से क्या हुआ, विजय सिंह पथिक भी कोटा के रास्ते, मतलब कोटा राज्य में एक तरीके से वहीं पर चले गए थे। अब क्या हुआ था कि जब किसान थे उनको किसी भी तरीके की समस्या का हल नहीं हो रहा था, यानी आंदोलन का एक उचित परिणाम जो नहीं निकल पा रहा था जिससे किसान किसी भी प्रकार से संतोष होते हैं। तो क्या हुआ कि जागीरदारों ने क्या करा कि उनकी जितनी भी संपत्ति थी, यानी कि उनकी जितनी भी ज़मीनें थी वो जब्त कर ली। लेकिन किसानों ने फिर भी आत्मसमर्पण करने से बिल्कुल मना कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि ना तो हम कर देंगे ना हम आत्मसमर्पण करेंगे, हमें आंदोलन का जो एक उचित परिणाम है जिससे हम संतोष हो सके वो हमें चाहिए। अब इधर रामनारायण चौधरी ने भी क्या किया कि है ना, इस पूरे जो पूरा आंदोलन था उसका पूरा अच्छे से अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि यहाँ के जो सभी किसान जो है वो बहुत ही इस आंदोलन को देखकर बहुत ही सीरियस हैं और बहुत ही उत्साह से भरे हुए हैं कि हमें अब तो किसी भी प्रकार का परिणाम चाहिए। यानी कि उन्हें तो अब बस कर नहीं देना था किसी भी तरीके से। भू राजस्व के लिए तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर ही दिया था, उनकी ज़मीनें भी जब्त हो गई, फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। वहाँ की हर स्त्री, हर पुरुष, हर बच्चा बस यही चाहता था, वंदे मातरम, और किसी भी तरीके से स्वतंत्र होना चाहता था। इधर जागीरदारों ने क्या करा कि जो
अब किसी भी तरीके का जब नहीं निकल रहा था, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था, ना तो इधर किसान मान रहे हैं, ना किसी भी तरीके की जो भूमि लेने के बाद भी किसान अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा कि उनके ऊपर अत्याचार करना चालू किया। अब अत्याचार कैसे किया, उन्होंने सभी को जो बहुत सारे किसान होते थे उनको गिरफ्तार कर लिया, इधर माणिक्यलाल वर्मा जो थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया, और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारे जो आंदोलनकारी थे उनको, बड़े बड़े आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया, किसानों को परेशान करना चालू कर दिया। अब जब इस आंदोलन की जो बात थी वो हमारे महात्मा गांधी को और गणेश शंकर विद्यार्थी को और इनको लगी, इनके कान में जब ये बात आई, तो ये भी इस आंदोलन में शामिल होने से खुद को नहीं रोक पाए, यानी कि ये भी चाहते थे कि हम इस आंदोलन में किसी भी तरीके से किसानों का सहयोग करें। अब यहाँ तक तो बात आती है, लेकिन फिर जब अब आंदोलन बहुत लंबे समय तक चल रहा था, यानी कि जब 1913 से 1922 तक इस आंदोलन को चलते चलते बहुत ही समय हो गया था, और 1 साल से तो किसानों ने बिल्कुल खेती करना, फसल उगाना और भू राजस्व देना कर देना बिल्कुल बंद कर दिया। तो वहाँ के महाराणाओं ने, राजा महाराजाओं ने, जागीरदारों ने, सामंतों ने, सब ने मिलकर इस चीज़ का निर्णय लिया कि अब तो बैठकर बात करनी ही जरूरी है। तो वहाँ के एक एजीजी हुआ करते थे वो, और वहाँ के जो एक अधिकारी थे, जिसका ब्रिटिश अधिकारी जो थे उनका नाम था रॉबर्ट हॉलैंड, उन्होंने मिलकर एक बैठक बुलाई, और उस बैठक में माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, महात्मा गांधी, मन्ना लाल, गणेश शंकर विद्यार्थी और बाकी सारे किसान, और जो किसान पंच बोर्ड बनाया था उसके पंचायत के जो सदस्य थे वो सब मिलकर बैठ के उन्होंने एक सभा करी, और उस सभा के अंदर, उस पंचायत के अंदर, यानी कि उस बैठक के अंदर इस चीज़ का परिणाम निकला कि किसानों ने 1 साल तक जितना भी आंदोलन किया है, या 1 साल तक जितना भी कर नहीं दिया है, वो अब उस कर को वापस नहीं देंगे, और भू राजस्व का किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा, बेगार नहीं करेंगे, और लाल बाग को एक तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। इन सब शर्तों के आधार पर सभी ने अपने हस्ताक्षर करे और अपने हाँ की मोहर लगाई, और इस तरीके से सभी वहाँ के बिजोलिया के किसान जो संतुष्ट हुए। अब बात कर, बिजोलिया किसान आंदोलन यहीं तक था, यानी सभी किसान संतुष्ट हो गए, और वहाँ के जो जागीरदार और सामंत जो थे उनको भी अपने घुटने टेकने पड़े, यानी कि उनको किसानों के आंदोलन के आगे या किसानों की हिम्मत के आगे उनको भी हार माननी पड़ी। तो ये बात होती है, किसान आंदोलन यहीं पर ख़त्म करते हैं हम। अब आगे ऐसा नहीं था कि केवल किसान आंदोलन बिजोलिया में ही हुआ था, किसान आंदोलन तो बहुत सारी जगह हुआ था, मारवाड़ में हुआ, शेखावटी क्षेत्रों में भी हुआ, और एक हुआ था अपने बेंगू में। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई कि जब बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था तो बेंगू में भी किसानों में थोड़ा सा उत्साह आया, थोड़ा उनमें भी साहस आया, और उन्होंने भी आंदोलन के लिए अपनी शुरुआत चालू कर दी। उन्होंने जैसे ही सुना कि बिजोलिया के किसान आंदोलन लाल बाग और बेगार प्रथा के विरुद्ध खड़े हुए हैं, तो बेंगू के किसान आंदोलनों में भी जो बेंगू के किसान थे उनमें भी थोड़ी सी हिम्मत आई, और उन्होंने भी इस आंदोलन को शुरू कर दिया। अब बेंगू किसान आंदोलन के अंदर हुआ क्या, कहानी पढ़ते हैं हम शुरू से। देखिए, बेंगू आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से बिजोलिया किसान आंदोलन से हुई थी, और यही था कि किसानों के ऊपर जो लाल बाग लिया जा रहा था या उनसे जो बेकार करवाई जा रही थी उसके विरुद्ध था। इसका जो नेतृत्व था, यानी कि बेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी के द्वारा ही किया गया था। अब ये जब बिजोलिया किसान आंदोलन को देखते हुए बेंगू के जो किसान थे उनके अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आई, और उन्होंने 1921 में, यानी कि 1921 में जब बिल्कुल है ना, वहाँ के जो जागीरदार थे उन्होंने, जब किसानों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया था उस समय 1921 में जागीरदारों ने बिल्कुल उनकी जो फसलें हुआ करती थी उनको नष्ट करना चालू कर दिया, उनसे किसी भी प्रकार के कर लेना चालू कर दिया, भू राजस्व लेना चालू कर दिया, और लाल बाग के अलावा जो अन्य कर होते थे, यानी कि उनके जो शादी समारोह या लड़की के जो मैचेस होते थे उनको देखने आते थे, या कोई चीज़ पसंद आ जाती थी उस बारे में भी जो होते थे, है ना। और जैसे कोई मकान बना लिया, कोई भूमि खरीद ली, या किसी भी तरीके का कोई ऐसा कोई अच्छा सामान खरीद दिया, उसके ऊपर भी कर ले लिया जाता था उनसे। तो इस तरह किसान आंदोलन करना उचित था। 1921 में वहाँ के जो जागीरदार होते थे उन्होंने किसानों का बहुत बुरी तरीके से दमन किया, उनकी फसलें नष्ट कर दी, उनकी जो ज़मीन होती थी उसको नष्ट करना उन्होंने चालू कर दिया। उसमें क्या हुआ कि जब आंदोलन कर रहे थे तो उसमें 2 किसान ऐसे थे, रूपा और किरपा नाम के 2 किसान थे जो बिल्कुल वहाँ पे घायल हो चुके थे। घायल क्या, एक तरीके से उनको घायल कर दिया गया था।
जबकि घायल ही नहीं, एक तरीके से हम ये बोलेंगे कि वो शहीद हो गए थे, है ना। घायल हो गए थे यानी वो बिल्कुल शहीद हो गए थे। 500 किसान ऐसे थे जिनको बंदी बना लिया गया था, वहाँ के 500 किसान ऐसे थे जिनको बंदी बना लिया गया था। और वहाँ पे जो 3 अखबार चलते थे, केसरी, प्रताप तो अपने गणेश शंकर विद्यार्थी का है, नवीन राजस्थान जो अपने अजमेर में एक समाचार पत्र चलता था, उन अखबार में जो समाचार पत्र होते थे उसके अंदर किसान आंदोलन के बारे में या जो जागीरदार होते थे इनकी दमनकारी नीतियों के बारे में बहुत सारे समाचार छपते थे और पूरे ही राजस्थान में इस बारे में चर्चा चलती थी। तो वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने क्या करा कि जो इस तरीके से समाचार पत्र जो चलते थे जिससे खबरें पहुंचाई जाती थी दूसरे जो रियासतों में, तो उन जो अखबार पत्र थे या समाचार पत्र थे उनको भी इन्होंने क्या करा, प्रतिबंध कर दिया। मतलब कि कोई भी किसी भी तरीके का समाचार नहीं छापेगा या इधर से उधर कोई भी समाचार पत्र नहीं जाएगा। अब क्या हुआ कि जब किसान आंदोलन इतना तेजी में था तो ट्रेंच ने क्या, जब भी किसान वहां पर इकट्ठे होते और किसी भी तरीके की सभा समारोह या किसी भी चर्चा करते किसी भी बात के ऊपर, तो वहाँ के एक अधिकारी थे ट्रेंच, तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, अपने जो ट्रेंच नाम का एक व्यक्ति था जिसने किसानों पर गोलियां चला दी और उसमें बहुत सारे किसान जो थे वो घायल हो गए और बहुत से शहीद हो गए। अब क्या हुआ था कि जो किसानों ने अपनी मांगे रखी थी उसमें 53 तरह की मांगे थी, यानी 53 मांगे ऐसी थी जो वो चाहते थे कि हमारी पूरी हो। लेकिन क्या हुआ कि जो 53 तरह की मांगे थी उसमें से सिर्फ 34 मांगे ही ऐसी थी जो पूरी कर दी गई। लेकिन किसानों को अब क्या था कि जब 34 मांगे पूरी कर दी गई तो उनको इस तरीके का समझौता करना पड़ा और राष्ट्रीय स्तर पर जो ये जो समझौता था, ये जो आंदोलन था, एक राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा चलती गई और जो जागीरदार जो थे जो जिस तरह का दमन कर रहे थे उन दमनकारी नीतियों की हर जगह पर एक आलोचना होती रही। तो इस तरीके से बेगू आंदोलन समझौता के साथ ही, लेकिन इस तरीके से बेगू आंदोलन को खत्म किया गया। किसान थोड़े बहुत तो संतुष्ट हुए और कुछ चीज़ों में उनको समझौता करना पड़ा। तो ये था अपना बेगू किसान आंदोलन। अब आगे हम चर्चा करेंगे हमारा मारवाड़ किसान आंदोलन और शेखावटी किसान आंदोलन। ये आंदोलन भी इसी तरह महत्वपूर्ण है जिस तरीके से बिजोलिया और बेगू किसान आंदोलन है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो क्लास है वो इतनी ज़्यादा लंबी ना बने, ताकि कुछ जैसे 20-25 मिनट की क्लास है तो वो आप आसानी से देखने में आ जाती है। और एक ही क्लास में 2 आंदोलन है तो आप दोनों आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लें ताकि आप जब भी पढ़े तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेगू किसान आंदोलन है, वर्बली बोलकर या लिख कर बहुत अच्छे से समझा दूं। आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से ये जो नोट्स हैं आप भी इसको बना लीजिएगा अपनी नोटबुक्स पे। तो ये तो हुआ अपने आज की क्लास, यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल वापस हम इसी आंदोलन पे चर्चा करेंगे, यानी कि इसके आगे के 2 आंदोलन और रह गए हैं, मारवाड़ किसान आंदोलन और एक था अपना शेखावटी किसान आंदोलन। इन दोनों पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो वो क्लास देखना भी मत भूलना। ये वाली क्लास देखना और उसके बाद फिर वो वाली क्लास देखना भी मत भूलना। तो चलिए चलते हैं, हमारी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं आज के लिए। और क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारी क्लास को आगे से आगे प्रमोट करें। थैंक यू।